वेलकम टू द CMA इंटर ग्रुप 2 प्रिपरेशन। पूरी की पूरी प्रिपरेशन बेटा फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो फॉर दिसंबर 2026 के लिए, ताकि आप तक लेक्चर्स पहुंच पाएँ और आप इन लेक्चर्स का प्रॉपर पूरा बेनिफिट ले पाओ। ठीक है, चलो अब हम लोग पढ़ते हैं चेकलिस्ट वर्सेस इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनर। यहाँ तक हम लोग कर चुके थे बेटा, टाइप्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स तक कर चुके थे। देखो चेकलिस्ट को आई विल समराइज इट। ओके, इन द चेकलिस्ट वी विल ऑडिट के स्टार्टिंग में इशू करते हैं, लाइक वी विल इशू इन द स्टार्टिंग ऑफ द डूइंग ऑडिट एंड द चेकलिस्ट हैज़ टू बी गिवन टू द ऑडिट स्टाफ। ऑडिट के स्टाफ को दी जाती है। In the checklist there are instructions given, and audit staff for the audit staff checklist helps to guide for the major points. Okay, so this is the major points of checklist. आप इनको रीड कर सकते हो, जो इसमें लिखा है वही चीज़ें मैंने एक्सप्लेन करी है। एंड फॉर द इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनर, व्हाट इज दैट? ऑडिट के किसी भी पॉइंट पर ये इशू हो सकता है क्वेश्चनर। ओके, एंड ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट एम्प्लॉयज़ को दी जा सकती है ये आपका इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनर जो लिस्ट होती है। इसमें क्वेश्चंस होते हैं, लाइक इट कंटेन्स द क्वेश्चन। इंटरनल कंट्रोल की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके वीकनेस आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है। सो बेसिकली चेकलिस्ट इस ऑडिटर को क्या क्या चेक करना है वो होता है, और क्वेश्चनर मतलब एम्प्लॉयज से क्या क्या पूछा जाता है, पूछना है वो होता है, लाइक व्हाट डू वी आस्क फ्रॉम द एम्प्लॉयज। तो ये होता है क्वेश्चनर। ओके, सो देयर इज़ अ बेसिक डिफरेंस। ये एम्प्लॉयज से पूछा जाता है, ये ऑडिटर को क्या क्या चेक करना है वो पूछते हैं। नाउ inherent limitations of internal control. Inherent limitations of internal control, what is that? अब इसको समझते हैं कि internal control can provide only a reasonable assurance that objective have been achieved. This is because some limitations are inherent in all the internal control system. breakdowns ये कुछ limitations हैं जो कि एक तरीके से यूज़ होती हैं इंटरनल कंट्रोल में, परफेक्ट नहीं हो पाता है ये, इसीलिए लिमिटेशंस इसकी दी हुई हैं। अब देखो ब्रेक डाउन मतलब इवन गुड कंट्रोल सिस्टम कैन ब्रेक डाउन, मीन्स एम्प्लॉय इंस्ट्रक्शन को गलत समझ सकता है और मिस्टेक भी कर सकता है। तो एक तो ये लिमिटेशन हो गई। जजमेंट, ह्यूमन बीइंग प्रेशर में रॉन्ग जजमेंट करते हैं। ओके, द रॉन्ग जजमेंट कैन बी डन बाई ड्यू टू प्रेशर बाय द ह्यूमन बीइंग्स। सो इससे कंट्रोल को मतलब इससे कंट्रोल और इफेक्टिवनेस दोनों ही रिड्यूस हो जाती है। मैनेजमेंट ओवरराइड मीन्स सीनियर मैनेजमेंट कभी कभी रूल्स और कंट्रोल को इग्नोर ओवरराइड कर सकते हैं, पर्सनल बेनिफिट के लिए भी हो सकता है ये। कल्यूजन, ठीक है, कल्यूजन क्या है? 2 और 2 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ मिलकर फ्रॉड कर सकते हैं। तो इस सिचुएशन में लाइक नॉर्मल इंटरनल कंट्रोल भी फेल हो जाता है आपका। कंट्रोल ओवर द कॉमन बिजनेस एक्टिविटीज़, इंटरनल कंट्रोल मेनली कॉमन आवर रेपिटेटिव एक्टिविटीज़ के लिए सूटेबल होते हैं। तो हर अनयूजुअल स्पेशल सिचुएशन को कंट्रोल करना डिफ़िकल्ट हो सकता है। अब हम आते हैं कॉस्टली सिस्टम पे। कॉस्टली सिस्टम क्या है कि ऑपरेटिंग an internal control system often turns out to very costly, means internal control system मेंटेन करना थोड़ा एक्सपेंसिव हो सकता है अगर कंट्रोल का कॉस्ट उसके बेनिफिट से ज़्यादा हो जाए तो सिस्टम यूजफुल नहीं रहेगा। आई होप यू विल अंडरस्टैंड वेल। नाउ इंटरनल चेक सिस्टम क्या होता है? इंटरनल चेक इज अ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, इट्स अ पार्ट ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। नाउ इसमें एम्प्लॉयज़ इज हैविंग दैट ड्यूटी, इसको ऐसे लिख सकते हो आप कि इसमें एम्प्लॉयज़ के ड्यूटी इस तरह से डिवाइड की जा सकती है कि एम्प्लॉयज़ का वर्क नेक्स्ट एम्प्लॉय चेक करे, like the employee's work can be checked by the next employee. Suppose example we can say like A is working, B is checking the work of A, and B for the B's work C is checking for the work of B, whatever is done. So from this loop
the error and detections can be easily detected, okay, in the proper manner. Now, objectives of internal control system, internal check system. What are the objective? Reduce fraud and errors, early detection, efficiency, and clarity of responsibility. Means fraud and mistakes will prevent, you have to prevent it early to detect the fraud. And independent checking से like प्रॉब्लम आपका जल्दी आइडेंटिफाई कर सकते हो आप. एफिशिएंसी, ड्यूटीज़ डिवाइड करने से एम्प्लॉयज़ की एफिशिएंसी इंप्रूव होती है. क्लियर रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर एम्प्लॉय की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियरली असाइन और ट्रैक होती है. ओके, तो आई होप इतना समझ में आ गया होगा. अब हम आगे बढ़ते हैं एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स पे. ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट पार्ट है बेटा, ठीक है, ये आपके समझने के लिए हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स. अब एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? डिवीजन ऑफ वर्क, चेक प्रोविजन, डिफाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, एम्प्लॉय रोटेशन, कंट्रोल ओवर एम्प्लॉयज़ इन सुपरविजन, पीरियोडिकल रिव्यू. तो इसको ऐसे याद कर सकते हो: डिवीजन, चेक, रिस्पॉन्सिबिलिटी, टेक्नोलॉजी, रोटेशन, कंट्रोल, सुपरविजन एंड रिव्यू. इसको मैं लिखे दे रही हूँ यहाँ पर, आप इसको इस तरीके से पढ़ सकते हो. डिवीजन, चेक, रिस्पॉन्सिबिलिटी, टेक्नोलॉजी, टी से लिख दिया मैंने, TEC, ठीक है, TECH लिख दे रहे हैं, टेक्नोलॉजी. उसके बाद रोटेशन, फिर कंट्रोल, फिर सुपरविजन, देन रिव्यू. इस तरीके से आप इसको रिवाइज कर सकते हो. तो लेट्स अंडरस्टैंड दीज पॉइंट्स नाउ. मैं पूरा एक साथ सारे पॉइंट्स बता रही हूँ. यू विल जस्ट रीड इट वंस यू हैव डन द अंडरस्टैंडिंग पार्ट. तो एक ही पर्सन को सारा काम नहीं देना चाहिए, मतलब काम अलग अलग एम्प्लॉयज़ में डिवाइड कर दो. दैट इज़ डिवीजन ऑफ वर्क. चेक प्रोविजन मीन्स एक एम्प्लॉयज़ का वर्क दूसरा नेक्स्ट एम्प्लॉय चेक करेगा. ओके, द एज वर्क विल बी चेक बाई द B1. सो इससे फ्रॉड इजीली डिटेक्ट कर पाएंगे. डिफाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर एम्प्लॉयज़ की रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियर होनी चाहिए. यूज़ टेक्नोलॉजी का यूज़ करके ह्यूमन एरर्स रिड्यूस किए जा सकते हैं. एंड एम्प्लॉयज़ रोटेशन विल बी डन पीरियोडिकली ऑन द डिफरेंट रोल्स. एंड कंट्रोल ओवर एम्प्लॉयज़ को प्रॉपरली सुपरवाइज करना चाहिए, स्पेशली जहाँ डायरेक्ट कस्टमर्स कांटेक्ट में हो. सुपरविजन, मैनेजमेंट को इंश्योर करना चाहिए कि इंटरनल चेक प्रॉपरली फॉलो हो रहे हैं या नहीं. पीरियोडिकल रिव्यू, इंटरनल चेक सिस्टम को रेगुलरली रिव्यू और इम्प्रूव करता है कि नहीं करता है. तो ये चीज़ चेक करते हैं हम लोग. जो ऑडिटर होता है वो चेक करता है. आप देखो, आई होप ये चीज़ समझ में आ गई होगी. अब हम आते हैं इसके एडवांटेजेस पे. ऑडिटर्स के लिए एडवांटेज क्या होता है और क्लाइंट्स के लिए एडवांटेज क्या होता है, ये आप इसको रीड आउट कर सकते हो अपने आप से. मैं आपको समझा दे रही हूँ. ऑडिटर्स का ऑडिटर्स विल सेव द टाइम बाय दिस. एंड डिटेल चेकिंग इज रिक्वायर्ड. ओके, डिटेल चेकिंग इज रिक्वायर्ड, बट डिटेल चेकिंग रिक्वायरमेंट इज रिड्यूस्ड, ओके, ड्यू टू इंटरनल चेक और ड्यू टू दैट जब आप ए का काम बी चेक करता है इस तरीके से. एंड देन ऑडिटर इम्पॉर्टेंट रिस्की एरियाज़ पर फोकस कर सकते हैं. और क्लाइंट्स के लिए वर्क प्रोसेस स्मूथ हो जाता है. एम्प्लॉयज़ ऑनेस्टली प्रमोट कर सकते हैं. एंड देन अकाउंट्स टाइमली प्रिपेयर हो जाते हैं. ये क्लाइंट्स का रिव्यू है. अब हम आते हैं इंटरनल ऑडिटर्स लाइबिलिटी पे. ऑडिटर की लाइबिलिटी क्या होती है बेटा? ऑडिटर रिलाई ऑन द इंटरनल चेक टू सिंपली चेक देयर वर्क, बट must remember that they are still responsible for the errors and for the frauds, and the internal check do not guarantee total accuracy. What does it mean?
ऑडिटर इंटरनल चेक पर रिलाई कर सकता है, बट ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म नहीं होती है, और इंटरनल चेक अच्छा होने के बाद ही एरर और फ्रॉड कंप्लीटली गारंटी नहीं होते हैं, राइट। तो गुड इंटरनल चेक डज नॉट मीन दैट ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म हो गई है, मतलब ऑडिटर को अपनी प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मेंटेन ही करनी पड़ेगी ना, उन्हें तो चेक करना ही पड़ेगा। नाउ इंटरनल ऑडिट, वही चीज़ यहाँ पे लिखी भी हुई है, ऑडिटर रिलाई ऑन द इंटरनल चेक टू सिंपली देयर वर्क बट मस्ट रिमेंबर दैट दे आर स्टिल रिस्पॉन्सिबल फॉर द एरर्स एंड फ्रॉड्स। इंटरनल चेक डू नॉट गारंटी total accuracy and the auditor's responsibility remains even if they rely on the test checking based on the good internal check system। ठीक है, समझ में आ रहा होगा प्रॉपर, राइट। अब हम आते हैं स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंटरनल चेक। एक मिनट, हमारे पास अभी कितना बचा है? ओके, वेरी लेस इज लेफ्ट। ओके, इंटरनल जो आपका इंटरनल ऑडिट होती है उसके आपके स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, राइट। ये आप खुद से भी रीड कर सकते हो कि इंटरनल ऑडिट क्या होता है। देखो, इंटरनल ऑडिट बेसिकली कंपनी का काम को रेगुलरली चेक करना, वीकनेस को फाइंड करना और इम्प्रूव करना होता है, ठीक है, दैट इज़ द मेन एम। और उनका मेन एम ऑपरेशन इम्प्रूव करना, गवर्नेंस में स्ट्रेंथ लेकर आना, और आपका रिस्क मैनेजमेंट इम्प्रूव करना, इंटरनल कंट्रोल को स्ट्रेंथ देना। नाउ अब हम करते हैं, ये ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है जो मैं बोल रही हूँ यहाँ पे। स्कोप क्या है, इसका कैसा स्कोप है, ठीक है। तो स्कोप के लिए मॉनिटर कंट्रोल, एग्जामिनिंग इंफॉर्मेशन, रिव्यू ऑफ एक्टिविटीज़, कंप्लायंसेस चेक, रिस्क मैनेजमेंट एंड द गवर्नेंस। ओके, देखो मॉनिटर कंट्रोल्स मतलब क्या? मॉनिटर कंट्रोल मतलब ये कि चेक करता है कि इंटरनल कंट्रोल प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं या नहीं, अगर वीकनेस हो तो वो इम्प्रूव कर लेंगे, ठीक है। एंड देन एग्जामिन इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियली और ऑपरेशनल इंफॉर्मेशन मस्ट बी रिव्यूड, ठीक है, एक्यूरेटली रिपोर्ट होना ज़रूरी है। रिव्यू ऑफ एक्टिविटीज़ लाइक कंपनीज एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस मस्ट बी मेंटेन्ड। Compliance check means you have to check the laws, regulations, internal control policies and company rules must be followed. They must be followed, or they are not following, you have to check them. And then risk management, रिस्क को आइडेंटिफाई और मैनेज करने में हेल्प करता है। गवर्नेंस, कंपनी की गवर्नेंस प्रैक्टिस इवैल्यूएट करता है और देखता है कि ऑब्जेक्टिव प्रॉपरली अचीव हो रहे हैं या बेटा नहीं हो रहे हैं, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की। ये चीज़ समझ में आ गई होगी। एडवांटेजेस क्या हैं? एडवांटेजेस हैं आपका हेल्प्स इन द मैनेजमेंट, ठीक है, इट हेल्प्स इन द मैनेजमेंट टू प्लान द पॉलिसीज एफिशिएंटली सो दैट इट कैन बी इम्प्लीमेंटेड प्रॉपरली and detects the errors and fraud. Errors or the frauds are quickly identified, prevents issued, continuous checking of the future problems prevent करने में बहुत हेल्प मिलती है। reduce the wastage and the weaknesses आइडेंटिफाई करके अननेसेसरी वेस्टेज को रिड्यूस किया जा सकता है। सेफ गार्ड्स द असेट, द कंपनी सेफ गार्ड और प्रोटेक्ट्स द असेट, इम्प्रूव द एफिशिएंसी, ओवरऑल बिजनेस ऑपरेशंस की एफिशिएंसी को हम इम्प्रूव करते हैं। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। नाउ इंटरनल ऑडिट इन इंडिया, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इंडिया में कैसे इंटरनल ऑडिट होते हैं। देखो पहले समझा देती हूँ फिर मैं इसको पढ़ती हूँ। लीगल रिक्वायरमेंट क्या है? कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग सर्टेन कंपनीज को इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट करने का रिक्वायरमेंट होता है। इस प्रिस्क्राइब्ड क्राइटेरिया को मीट करने के लिए लिस्टेड कंपनीज, सर्टेन अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज, सर्टेन प्राइवेट कंपनीज इंक्लूड हो सकती हैं, राइट। एंड देन अपॉइंटमेंट के केस में क्या होता है? इंटरनल ऑडिटर कंपनी का एम्प्लॉय हो सकता है और या तो फर्म हो सकती है। स्कोप और मेथड्स ऑफ द ऑडिट कमेटी या बोर्ड डिसाइड करता है। देखो यही लिखा हुआ है, सर्टेन कंपनीज इन इंडिया मस्ट बी अपॉइंट इंटरनल ऑडिटर एज पर द कंपनीज एक्ट 2013, लिस्टेड कंपनीज, अनलिस्टेड कंपनीज एंड द सिग्निफिकेंट कैपिटल टर्नओवर, लोन्स
दिख रहा होगा प्राइवेट कंपनीज। इसी तरीके से अपॉइंटमेंट में भी वही चीज़ लिखी हुई जो मैंने बताई, और केस स्टडी का इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है, ठीक है, ये आप खुद से रीड आउट कर सकते हो। मैं यहाँ पे रीड आउट भी कर ही दे रही हूँ। ABC प्राइवेट लिमिटेड विद द शेयर कैपिटल ऑफ द 52 करोड़ एंड द टर्नओवर ऑफ द 198 करोड़, द कंपनीज डज नॉट मीट द थ्रेशोल्ड ऑफ द मैंडेटरी फॉर द मैंडेटरी इंटरनल ऑडिट बेस्ड ऑन द लोन्स एंड द टर्नओवर इफ it were as an unlisted public company, it would need an internal auditor due to its share capital. Right now, interaction with the statutory audit, what is that? Interaction with the statutory audit, अब ये एग्ज़ाम के लिए थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, तो मैं यहाँ पे हार्ड बना रही हूँ। जहाँ पे इम्पॉर्टेंट होता है मैं वहाँ हार्ड बना देती हूँ, ताकि आपको लगे कि इम्पॉर्टेंट है बेटा। You perfectly make it. Yeah. Okay. Reliance on internal audit, क्या है ये रिलायंस ऑन इंटरनल ऑडिट? देखो, इंटरेक्शन विद द स्टैट्यूटरी ऑडिट, स्टैट्यूटरी ऑडिटर इंटरनल ऑडिटर के वर्क को यूज़ करता है, रिलाई कर सकता है उस पर, बट पहले उसे वर्क को इवैल्यूएट करना ज़रूरी है। नाउ इवैल्यूएशन ऑफ द फैक्टर्स, स्टैट्यूटरी ऑडिटर देखेगा कि इंटरनल ऑडिटर इन हाउस है या एक्सटर्नल एजेंसी है, या वर्क का स्कोप और क्वालिटी क्या है, इंटरनल ऑडिटर की क्वालिफिकेशन स्टैंडर्ड्स का कंप्लाइंसेस क्या है, एक्सटर्नल ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर स्टैट्यूटरी ऑडिटर इंटरनल ऑडिट पे वर्क रिलाई करता है तब भी फाइनल ऑडिट ओपिनियन की रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टैट्यूटरी ऑडिटर ही रहेगा। इंटरनल ऑडिटर का वर्क यूज़ कर सकते हो बट रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसफ़र नहीं होती है। राइट नाउ अभी आपको समझ में आ गया होगा, आई होप, ठीक है। अब हम लोग इंटरनल कंट्रोल वर्सेस इंटरनल चेक वर्सेस इंटरनल ऑडिट, ये तीनों का डिफरेंस थोड़ा बेटा इम्पॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पर। ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं, तो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। आई होप दिस whatever we have studied in this lecture you will get it, so stay tuned with me.